नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिनकी सीबीटी 1 क्रैक हुई है और सीबीटी 2 एग्जाम है और जिनकी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन है, उनके लिए थोड़ी सी समय जरूर मिल गई होगी। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस समय में जो आपके अंदर कमजोरी है, उस कमजोरी को निकालिए, उस कमजोरी पर मेहनत करके पूरी पकड़ बनाइए, क्योंकि सीबीटी 2 आपको बार-बार मौका नहीं देगी। ठीक है ना? जिन भाई और बहनों की ग्रुप डी एग्जामिनेशंस है, तो उसे भी बोलना चाहता हूं कि आप पूरी मेहनत लगा दें, क्योंकि गवर्नमेंट भी आप मान गई है कि सिंगल एग्जाम होगा। ठीक है ना? तो बस ये समय को फायदा उठाइए और पूरी मेहनत और लगन के साथ लग जाइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि मैंने रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट कर रहा हूं। आज सेट नंबर 4 है और आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे कितनी रिपीट करती है ना? तो दोस्तों, इसमें आपको 2002 से लेकर 2018 तक की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट मिलेगा। तो प्लीज इसे देखना ना भूलें। जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले और एक बार सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को जरूर शेयर कर दें। ठीक है ना? साथ ही साथ मेरी ये थ्योरी बेसिस क्लास होती है, मैथ्स की चैप्टर वाइज क्लास होती है। इसे देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको मैथ्स में जहां पर भी कमी लग रही है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है, वहां पर क्लिक करें। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, उस चैप्टर में जाएं, उस वीडियो में जाएं और उसकी पूरी वीडियो बेहतरीन तरीके से देखिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको मैथ्स की जो बेसिक नॉलेज है, जो पकड़ है, जो कंसेप्ट है, वो अच्छी तरह से आ जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस, रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेट नंबर 4। देखिए क्या बोला गया है। यदि x परसेंट का 15% ऑफ 1.2% है, तो x का वैल्यू क्या है? बहुत ही सब सिंपल है। x बाय 100 है ना, का मतलब क्या, ऑफ, है ना, 15 अपॉन 100। ठीक है सर, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, 1.2 अपॉन क्या है, 100। चलो ठीक है, ये 100 से 100 मैंने काट दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये, अब मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ तो यहाँ क्या होगा, 0.3, है ना, 3 से कर दिया, सॉरी 3 से कर दिया तो कितना हो गया, 0.4 हो गया। अब यहाँ से 3 से कर दिया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 को कर दिया यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया। और 20 को 4 से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बेहद ही सरल क्वेश्चन था जो कि आपको एनटीपीसी में दी हुई है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपको बैलेंसिंग क्वेश्चंस रहेगा, आपको बैलेंस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना? इसलिए आप ना घबराएं कि बहुत ही इजी दे दिया, क्योंकि जिस कभी किसी में आपको हो सकता है कि 1 सेकंड में मैथ बन जाए और किसी में आपको 2 मिनट भी समय लग सकता है। ठीक है ना? चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक समलंब की समानांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबी और 25 सेंटीमीटर लंबी है। अन्य दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लंबी है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब मतलब सर ट्रेपीजियम। समलंब मतलब क्या होता है? समलंब का मतलब होता है ट्रेपीजियम। चलिए मैं ही बना देता हूं। तो देखिए, एक समलंब चतुर्भुज है, हाँ? एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज में आपको क्या दे रखी है, आपको यहाँ पर ये दे रखी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो पूरी भुजा है ये दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक, और एक इधर की भुजा है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर और ये भुजा दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ से एक सीधी रेखा खींच लिया। तो ये यदि 11 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? सर 11 सेंटीमीटर ले लिए तो आप कितना बच गया, 14 बच गया। यानी मैं इससे यदि x ले लेता हूँ तो ये क्या होगा, 14 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना? 14 माइनस एक्स होगा, क्योंकि 11 यहाँ से घट गई तो हो गई 14, तो ये x होता है, तो ये 14 माइनस एक्स। अब मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ, पॉइंट देता हूँ, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है और ये e है और ये क्या है, f है। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होती है। सर जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होती है, एरिया जो ट्रेपीजियम होती है, इसकी जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होती है वो होती है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी समानांतर भुजाओं का योगफल, समानांतर भुजाओं का योगफल इनटू क्या होता है, हाइट होता है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर हाइट दी हुई है क्या? समानांतर भुजा तो है,
लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं है ना। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, हाइट निकालना होगा। तो एक चीज आप यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ पर एक दो राइट एंगल, ये राइट एंगल और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। क्योंकि ये दोनों DE और CF इक्वल होंगे तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, सिमेट्रिक करूंगा, यानी DE इक्वल टू CF को क्या करूंगा, दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पर जब मैं ADE को लेता हूँ, ADE को लेता हूँ, ट्राइंगल ADE को लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं DE को लेने की कोशिश करूंगा। तो DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, DE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम DE इक्वल टू CF है, तो मैं अगेन यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल को लूंगा जिसका नाम है CFB, है ना। समझो, क्योंकि समझने में आप बोलोगे सर जी इतने समय लगा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि आपने ABCD एक दिन में सीख लिया था क्या बचपन में, नहीं ना। क्या आपने 1 2 3 एक दिन में सीख लिया था, नहीं सीखा था। तो आपने उसके लिए 1 साल समय लगाया, तो आप इसे सीखने के लिए 2 मिनट समय नहीं लगा सकते हो, क्योंकि पहले सीखो। जब आप सीख जाओगे ना तो बहुत जल्दी बना लोगे। तो पहले सीखने की कोशिश करें माय डियर, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं ना तब तक चीजें जल्दी नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर CF स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर CF स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 13 स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। सर जी ठीक कहा आपने। अब इन दोनों को यदि हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 225 लिख सकता हूँ, बोले ठीक है सर जी। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 13 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऊपर लिख देते तो, है ना। ये क्या हो गया मेरा, चलो ठीक ना। अब ये क्या हो गया मेरा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 13 169, तो ठीक है सर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब बोलना मत कोई कि सर जी कैसे हो गया, माइनस होगा, सारे माइनस एंट्री करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये क्या होना, माइनस होना चाहिए तो ये प्लस हो जाएगा। यानी 14 दूनी 28, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 एक्स, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रही है, ठीक है सर जी। 169 से ये घटा तो कितना हो जाएगा, -27। यहाँ ध्यान देना, यहाँ कितना हो गया, -27। अब -27 इधर जाएगा तो क्या हो, प्लस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या बच गई, ये बच गई 28x। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 28x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 28x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ। तो सर जी इसको जोड़ दो, 7 5 12, ठीक है ना, 2 2 4, 4 1 5, बोले ठीक है। और यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक, यानी कितनी हो गई 252। अब x से काट दो इसको, x से काटो इसको, तो देख रहा हूँ 7 तिये 21, है ना, 7 तिये 21 और कितना, 7 छक्के 42 और यहाँ कितना हो गया, 7 चौके 28, ठीक है। यानी x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 9, x इक्वल टू कितना आ गया 9। यानी मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो CFB है, यानी जो मेरी ये जो भुजा है ये निकाल लूं मैं। अब मैं DE की जगह 50 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये करके यहाँ पर मैं x की वैल्यू तो मुझे आ गई है, तो मैं यहाँ पर जो हाइट है ना वो निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। इसको हाइट में यहाँ पर निकाल सकता हूँ। हाइट के लिए मुझे अगले स्लाइड में जाना होगा। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, मेरा DE 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखूँ DE स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर कोई संदेह नहीं होगा लिखने में कि 225 माइनस एक्स का वैल्यू 9 है तो 81, यानी यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगी, 144 हो जाएगा, है ना। सही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर मेरा 144 हो जाएगा। अब मैं जब यहाँ पर सिर्फ ओनली DE निकालूंगा तो ये रूट ओवर हो जाएगा और ये हो जाएगी 12, ठीक है। अब ये 12 हो गई, तो दोस्तों ये 12 हो गया, इसका मतलब ये जो हाइट है मेरा, ये हाइट मेरा 12 हो गया, दोनों दोनों का दोनों 12 हो गया और ये मेरा कितना हो गया, 12 हो गया। अब मैं इस फॉर्मूला पे पुट कर सकता हूँ, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड, अब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। 25 और 11 कितनी हो गई, 25 11 हो गई 36, कितनी हो गई, 36 हो गई और इंटू क्या हो गया, 12 हो गया। अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये 18। कुछ कुछ मैथ दोस्तों,
कुछ मैथ आपको इसी तरह की रहेगी जो टाइम टेकिंग रहेगी और आपको इसमें समय देना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस तरह की मैथ को जल्दी बनाना होगा। ठीक है, कितने आंसर आ गए? आंसर आ गई 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी आंसर कितनी हो गई? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए cos 0 डिग्री, आप सभी को पता है cos 0 डिग्री 1 होता है। अब इसमें कितना समय लगा, है ना? 36 मीटर दूरी पर स्थित एक टावर का शीर्ष एक इमारत के निचले सिरे पर अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है? यानी एक टावर है और यहाँ से 36 मीटर दूर है और यहाँ पर आपको कितने डिग्री के एंगल दिए? 30 डिग्री। अवनमन कोण है ना? तो ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, होगा ही होगा। ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ये बोल रही है 36 है। आप सभी को पता है ये 30 डिग्री, ये 36 60 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 बटे रूट थ्री, और यही निकालना है। तो 36 बटे रूट थ्री को आप रेशनलाइज करो, तो रूट थ्री इंटू यहाँ पर रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ पर क्या हो गया? 36 रूट थ्री और यहाँ पर क्या हो? 3, यानी आंसर जो हो रहा है आपका 12 रूट थ्री। सर जी कितने आसानी से करती, हाँ क्योंकि यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री होगा, तो 36 अपॉन रूट थ्री होगा। अब बोले सर जी कैसे? तो आओ देखो, देखो जिन्हें नहीं समझ में आया वो देखो, जिन्हें नहीं समझ में आया वो देखो। देखो यहाँ पर ये क्या है? ये 60 डिग्री है ना? ये क्या है? 60 डिग्री है। यहाँ पर 30 डिग्री है, सॉरी, यहाँ पर क्या है? 30 डिग्री है और यहाँ पर 36 दे रखी है। आप भी जानते हो कि ए बी सी ये 90 डिग्री है। मुझे क्या निकालना? हाइट निकालना है। तो आप बैठाओ 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या होता है? सर जी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस मैंने सिखा रखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना? जो लोगों को नहीं पता है प्लीज जाके हमारी थ्योरी की क्लासेस जाके देखें। अब 1 बाई कितना होता है? सर जी रूट थ्री होता है। ये कितना मान लो हाइट, टावर का हाइट मान लो, मैंने h मान लिया इसको, तो ये BC कितना हो गई? 36 हो गई। अब यहाँ पर यदि h को फ्री करोगे तो क्या 36 अपॉन रूट थ्री नहीं होगी क्या? है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है। आप समझ में आया? 36 रूट थ्री आप कंजुगेट कर दो 12 रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है माय डियर, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टाइम बचाती है और दूसरे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको टाइम लेती है। तो जो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है उसे एकदम टाइम नहीं देना है ना? यानी जिस बॉल को रिस्पेक्ट देना है उस बॉल को जरूर रिस्पेक्ट दीजिए और जिस बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देना है, जिसमें सिक्स मारना है उसको जरूर सिक्स मारिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तार, देखिए ये सवाल, एक तार की टुकड़ी से सॉरी 122 पाई सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया और यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सबसे पहले मैंने यहाँ एक वर्ग बनाया गया और वर्ग जो बनाया गया इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 120 पाई है। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तो सर जी 4a, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा? 120 पाई हो जाएगा। ठीक है ना? 4 इंटू 120 पाई हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, है ना? अब इसका जो पेरीमीटर होगा वही तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, यानी यहाँ पर 4 इंटू 120 पाई इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हो 2 पाई आर। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बस, तो 2 आर आपको यहाँ पर क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। इसी तार को तो मोड़ा गया, अब रेडियस निकालना है, तो आपने यहाँ पर 2 से काट दिया, कितना हो गया? 60, यानी कितना हो गया रेडियस? रेडियस हो गया आपका 240। 240 यहाँ पर 240 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर रेडियस हो गया। बस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस के लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि और इसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके आयतन में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा? सर जी सबसे पहले बताओ कि बेलन की, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? तो आपने कहा पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे बताओ, मैं यदि इसको बढ़ाओ या घटाओ इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? पाई की जगह तो पाई ही रहेगा। तो आइए मेरी सक्सेसिव मेथड, यानी कहने का मतलब सर आर 2 बार बढ़ेगा और एच 1 बार कमेगा। यानी जब मैं यहाँ पर देखूं तो आर में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है। सक्सेसिव क्या बोलता है? 10 से 11। फिर आर में ही वृद्धि होगी, फिर सक्सेसिव क्या पर पहले 10 था अब 11 हो गया। लेकिन एच क्या बोल रहा है कि भैया 10% कमी हो गया, यानी क्या हो? 10 से 9 हो गया, है ना? तो आप गुना करो, यानी 1 2 3 और ये 11 11 121।
121 और गुना करेंगे कितना हो, 9 एकम 9, यानी कितनी आ जाएगी, 9 एकम 9, और इसका हो जाएगा आपका 9 एकम 9 1089, 1089 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई, तो आप बोलोगे सर जी 89 की वृद्धि हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, तो 1000 के रिस्पेक्ट में, 1000 के रिस्पेक्ट में आपकी वृद्धि हो गई, ठीक ना। तो 2 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो यहाँ कट गया, यानी 8.9%, 8.9% की ओवरऑल आपकी कितनी हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ बेलन रहता तो, यहाँ पर कोण रहता तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोण का भी वॉल्यूम क्या होता है, कोण का भी वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बढ़े घटे ये तो कांस्टेंट है, जो बात होती है इसमें होती है ना। सर जी यहाँ पर स्पेयर रहता तो क्या होता, 4/3 पाई का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आर क्यू, यानी आर को 3 बार बढ़ाना या घटाना, जो भी रहता है उसे घटाना। ये सारी चीजें मैंने आपकी थ्योरी क्लासेस में बता रखी है, परसेंटेज की क्लासेस में बता रखी है, आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज हमारी थ्योरी क्लासेस में जाके देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर आर क्यों हुआ सर जी, क्योंकि आर यहाँ पर स्क्वायर है ना, यहाँ आर स्क्वायर है तो आर में 2 बार वृद्धि होगी, और ऊंचाई एक ही है तो ऊंचाई में एक बार कमी बोला है तो कमी हो गया। ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम, ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम, और ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। तो मैं देख रहा हूँ कि फाइनली वॉल्यूम में कितने की वृद्धि हुई थी, 89 की, किसके रिस्पेक्ट में, तो हमेशा पीछे वाले के रिस्पेक्ट में होता है, तो 8.9% की वृद्धि हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। जो संख्या 6 से विभाज्य होती है ना, वो 2 से भी होती है और वो 3 से भी होती है, ठीक है ना। तो 3 से विभाज्य की क्या कर्म है, सभी का योगफल 3 के मल्टीपल होना चाहिए, 6 4 10, 10 3 13, 6 4 10 और 16, ये है नहीं, ये 2 से तो है पर ये 3 से नहीं है, तो नहीं होगा। इसे देखता हूँ, 8 4 12, 12 3 15, 16 17 18, चलो ये कितने से है, 3 की टेबल में भी है और 2 से भी डिविजिबल है, तो ये वाला क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, 4 3 7 8 9 10, नहीं होगा, है ना। 4 4 8, 8 3 11, 4 4 8, 8 3 11, 12 13 14, ये भी नहीं होगा, 2 से तो हो रही है पर 3 से, तो ओनली ऑप्शन नंबर बी। निम्न समीकरणों को हल करें करें 11, 11 के 11 ये उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 11 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना, माइनस 6, यहाँ पर क्या होगा, ओनली 6 होगा, यानी 6 इंटू 1/6, बस हो गया, 6 से 6 कट गया। एक सिंप्लीफिकेशन जरूर आ रही है, बेहतरीन सिंप्लीफिकेशन आ रही है, ठीक ना। अब यहाँ इंटू कर दो, 5 से 15 15 45, यानी 11 माइनस 45 माइनस क्या होगा यहाँ 1, तो 11 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। या कुछ भी बोल सकते हो, 45 1 46 नियम के अनुसार, 11 माइनस यहाँ पर 46, तो कितनी हो गई आंसर, यहाँ पर 6 चल गई तो 5, 3 चल गई थी यहाँ पर 4 चल गई तो 3, यानी -35। ये बहुत जल्दी आप आंसर ला सकते हो, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है ना। अरे यार आप लोग से लाइक और शेयर नहीं हो पा रहा है, प्लीज एक बार चैनल को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं सभी के पास ये वीडियो चल जाए, क्योंकि मैं बहुत ही जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम तक मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो प्लीज आप जरूर एक बार जितने भी भाई सहपाठी है, जितने भी आपके क्लासमेट है, सभी को शेयर कर दें। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि 2010 में मैं सभी क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, साथ ही साथ मैं एसएससी के भी क्वेश्चंस को लाऊंगा, ठीक है ना। 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी, 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। भाई साहब बेहतरीन लैंग्वेज है, यहाँ पर बेहतरीन लैंग्वेज का कमाल क्या है, क्योंकि ये जो भाषा है ना, ये भाषा का ही खेल है। 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 होगी, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि क्या एक्चुअल में ये क्या कहने के लिए बोल रहा है, आपको यहाँ पर किस तरह की बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। यानी यहाँ पर 6 ऊपर होगा, है ना, और 0.3 यहाँ पर क्या होगा, नीचे होगा। 0.3 मीटर आपका यहाँ पर क्या होगा, नीचे होगा, यानी 30, यानी यहाँ पर सीधी सी बात मैं यहाँ कहूँ कि 0.3 मीटर, 0.3 मीटर इक्वल टू क्या कह रहा है, तो 0.3 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर।
होगा ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करो तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 30 सेंटीमीटर जो है ना, 30 सेंटीमीटर, समझना बात को, 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर के बराबर होगी। इसका मतलब 6 बट्टा यहाँ पर 30 करना है, ठीक है ना। 6 बट्टा जैसे 30 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 0.2। ये बात यहाँ पर, ये बात है यहाँ पर, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर कह रही है। क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन 100% लोग इसको गलती कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई संख्याओं का वर्गमूल, यानी इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। आपको पता है ना 6 है, 6 है, यहाँ पर आपको पता है कि 1 3 4 5 6, 6 है तो क्या हो सकता है सर जी, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब आ जाइए पीछे की ये नंबर, ये किसके नियरेस्ट है, मैं बोलूंगा 11 के भी नियरेस्ट है, 11 के भी नियरेस्ट है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर तो 1 2 1, कितना होता है 1, सॉरी 1 2 1, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144। अब किसके पास है, ये 144 के पास है, ना कि इसके पास है ना। तो यहाँ पर आपको 11 के पास दिख रहा है, ना कि ये 4, यानी यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर की गई है, ये किसके पास है। 11 के स्क्वायर 121। अब देखो यहाँ 9 4 13, और यहाँ पर क्या है 44, 12 के स्क्वायर 44 10। तो आपको यदि यहाँ पर ट्रिक नहीं समझ में आती है कि ट्रिक से किस तरह की, एक्चुअल में इसका आंसर 116 होगा, है ना, इसका आंसर 116 होगा। आपको पता है तो आप यूं निकल सकते हो, और नहीं पता है तो देखो, है ना। ये ट्रिक होता है, सॉरी मैंने मिटा दिया, ये ट्रिक होता है कि 1 3 4 5 6। आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी इकाई अंक 6 है, तो क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो आपने यहाँ लिखा, आप देख रहे हो किसके पास है ये, है ना। तो देख रहे हो 121 और 12 का कितना होता है 144, करीब तो इसके है, करीब इसके है ना। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए आइए इसे आप लॉन्ग मेथड से कर लीजिए। देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, डिवीजन मेथड से कर लीजिए। डिवीजन मेथड से आप जब करेंगे 1 3 4 5 6 से जब करोगे आप, तो यहाँ पर आप जल्दी से कर सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छी बात है, आपको याद रहना बेहद आवश्यक है। याद रहने से क्या है ना, कि आपको कोई झमेला ही नहीं है। 1 1 क्या हो गया 2, अब यहाँ 2 हो गया तो आप यहाँ क्या 1 डालोगे, यहाँ भी 1 डालोगे, 21 हो गया, 4 एंड 3 गया, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 5 6। अब ये 1 आपने डाला तो यहाँ पर 1, टोटल यहाँ पर जो हो गया आपका, ये हो गया 22, ठीक ना। अब 22 में यहाँ 6 डालोगे, तो 6 से 6 6 के 36, 6 दूनी 12, 12 12 3 15, 6 दूनी 12 1 13, यानी 6 से आपका क्या हो रहा है 1 3 5 6, पूरी की पूरी आपको यहाँ पर कट जा रही है। तो ये सबसे अच्छी मेथड होती है, बेसिक मेथड, क्योंकि ट्रिक विक क्या होती है कि हर समय याद नहीं रहती है ना। तो ये बेसिक डिवीजन मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 21 35 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। क्या करना आपको, 21 35 और 175 का क्या निकाल लेना है आपको, एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए 7 से जा रहा है, 7 से 21, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाएगा, 3 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 7 गुने, यहाँ पर आप देख लो कुछ गलत हो गया, 7 3 21, 7 पंचे 35, और 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 15 16 17, 7 पंचे 35, ठीक है, 5 से 3 5 में 5 55 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दो चीज, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 है, 5 इंटू 5 है, ठीक है ना, 5 इंटू 5 है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, आप तो देखो थोड़ा, 5 गुने 5 है और 7 गुने 3, हाँ ठीक है, 5 गुने 5 7 गुने 3। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 7 गुने यहाँ पर 3 है। अब देखो यहाँ पर दो ठो की तो पेयर है, बाकी दो की पेयर नहीं है, यानी एक मुझे और 7 चाहिए, एक और 7 चाहिए, और एक और 3 चाहिए, यानी इन सबको गुणा करेंगे तब जाके ही ये पूर्ण वर्ग होगा, है ना, तब जाके ही ये पूर्ण वर्ग होगा।
तो मैं देख रहा हूँ ये 55 25 25 सत्ते होता है आपका 175 और 175 ये होता है आपका 525। यहाँ पर हो गया आपका 525, यानी 525 में आप 21 से गुना करें तो यूनिट डिजिट 5 एकम 5, पर यहाँ देख लो सब में 5 है ना? तो आपको क्या करना है, ये तो होगा ही नहीं, ये बहुत छोटा है ना? ये बहुत छोटा है, तो क्या करना होगा, गुनाई कर लो, सबसे अच्छी बात है, गुनाई कर लो। तो गुना करने के बाद मेरी आ रही है 11025, है ना? इसकी आंसर क्या हो रही है, 11025 इसकी आंसर है। यानी कहने का मतलब, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि 21 35 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो आप इस तरह से एलसीएम फैक्टर करके निकालेंगे। देख ले भाई यहाँ पर कि यहाँ पर 2 ठो 5 आ रही है, लेकिन एक 3 और एक 7 की कमी होने के कारण ये पूर्ण वर्ग नहीं हो पा रहा है। तो आपको प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर आप ये ना करें कि 7 3 एक्स्ट्रा है तो 7 3 से विभाज्य कर देंगे। तो 7 3 से जब विभाज्य कर देंगे तो 25 पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक द्वारा विभाजित बोलिए, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि कौन सी छोटी संख्या द्वारा विभाजित करने पर, ऐसी बात नहीं की गई है। यहाँ पर बोली गई है कि प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ठीक है ना? तो इसके लिए हमें इस संख्याओं को वर्ग निकालना बेहद आवश्यक है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योग 40 और उनका अंतर 4 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो संख्याओं, यानी मैं मान लेता हूं कि एक संख्या मेरे पास क्या है, एक संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या y, और इनका जो योग है वो क्या है 40। अब दूसरी संख्या क्या है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पर मान लेता हूँ 4, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट कैसे करेंगे सर जी? वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 8, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट होगा क्या, वैल्यू पुट से कर सकते हैं। वैल्यू पुट से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना? 36 प्लस 4 कर सकते हैं, 36 नहीं, 36 नहीं कर सकते, 22 18 कर सकते हैं। हाँ 22 18 कर सकते हैं। मान लीजिए कि 22 ले लिए और 18 ले लिए, 22 और 18 हो सकता है, एक को 22 ले लिए और एक को 18 ले लिए, ठीक ना? एक को 22 एक को 18 दोनों को जोड़ेंगे 40 हो जाएंगे, दोनों घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 22 हो जाएगी, y हाँ वैल्यू पुट से भी हो जा रहा है। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:9, 11:9। तो वैल्यू पुट से भी हो जा रही है ना? वैल्यू पुट से भी हो जा रही है, क्योंकि आप x की वैल्यू 22 लोगे, y की वैल्यू जब 18 लोगे, तो दोनों को जोड़कर क्या हो रहा है, दोनों को जोड़कर आपको 40 हो रहा है, और दोनों को घटा के भी आपको 4 हो रहा है। और यदि लॉन्ग में बनाना चाहते हो, बेसिक से बनाना चाहते हो, है ना? वैल्यू पुट से तो भाई 11:9 आ गया। अब बेसिक से बनाना चाहते हो तो 2x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 44, तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 22। तो आप समझ ही रहे हो, x 22 हो गया तो y क्या हो जाएगी, y 18 हो जाएगी। यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है, 11:9, ठीक है ना? यहाँ भी आंसर 11:9 आ गई, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दो अलग-अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में, जैसे यहाँ पर किस अनुपात मिल जाए ना, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। भाई साहब ये क्या बन गया, एलिगेशन। आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक की मात्रा दी रखी है, दूसरा के भी परसेंटेज दे रखा है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा ये पैदा हो जाए। बस कुछ नहीं, आप यहाँ पे लिखो 1.5%, यहाँ पे लिखो आप 2.5%, किस अनुपात में मिलाया जाए तो ऐसा हो जाए, ये 3.5% क्या है, बीच का है, ठीक? अब इसके साथ इसको, अब इसके साथ इसको घट के कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 1.0%, ठीक ना? अब यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ पर कितनी, 5 से 5 गया 0 और 3 से 1 गया 2, ठीक ना? यानी कितनी हुई 1:2, 1:2, बस हो गया खत्म, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपए में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है तो पेन का औसत मूल्य क्या होगा? पेंसिल की दे रखी है, पेंसिल की औसत मूल्य आपको दे रखी है 2 रुपया। एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया, यानी औसत मूल्य 2 रुपया, तो 75 की कितनी होगी? तो मैं मान लेता हूं कि 30 की मेरे पास x है, ठीक ना? 75 पेंसिल 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 75 पेंसिल 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 150 रुपया, ठीक है?
और यहाँ पर कितनी है 390, दोनों मिला के कितनी 390, यानी 30x इक्वल टू कितनी हो गई 390 में से चला गया 0, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से गया 2, 0 से 0 कट गया, x बराबर आ गई 8। और आपसे वही पूछा था पेन का औसत मूल्य कितना है, तो 8 हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना होगा। बहुत ही आसान है। माँ की आयु दे रखी है, माँ की आयु कितना दे रखी है, माँ की आयु दे रखी है 43 ईयर्स, है ना, माँ की आयु 43 ईयर्स दे रही है। तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। यदि माँ की आयु 43 वर्ष है और माँ और पुत्र के बीच का अंतर 21 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, घटा देंगे। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 43 में से 21 चल गया, 43 में से 21 चला गया तो कितनी हो जाएगी, ये 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, यानी पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 22 वर्ष हो जाएगी। ठीक है सर। अब बोला पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, यानी पिता की आयु कितनी हो गई, पिता की आयु जो हो गई, पिता की आयु हो गई आपकी 3 वर्ष बड़ी, यानी यहाँ पर पिता हो गए 46 वर्ष के। ठीक ना। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, यानी पिता की आयु 50 वर्ष कब होगी, 4 वर्ष बढ़ेगी तभी तो 50 वर्ष होगी, है ना, ये 4 वर्ष बढ़ी तभी तो 50 वर्ष होगी, है ना। ये चीज को समझना बहुत बेहद जरूरी है। पिता में 50 वर्ष का वो 4 वर्ष जोड़ेंगे तो पिता और पुत्र की आयु, यानी पुत्र की आयु में भी 4 वर्ष जुट जाएगा। पुत्र की आयु अब कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी 26 वर्ष, है ना। तो पिता और पुत्र की आयु में अंतर, तो इन दोनों का अंतर, यानी 50 में से 26 चला गया तो कितना बच गया, 26 चला गया, कितना बच गया 24। तो अंतर कितनी हो गई, 24 वर्ष की अंतर हो गई, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपए का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी, ठीक है ना, ए ने बी को 15% लाभ पर खिलौना बेचा, यानी आप ए ने कितना में खरीदा होगा, सर जी ए ने 100 में खरीदा और 115 में इसे बिक्री कर दिया, यानी ए का ये क्या है, ए का ये सीपी है और ये क्या है एसपी है। ठीक है सर। अब फिर देखिए बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेच दिया। अब बी क्या कर रहा है, ए को बेच दे रहा है कितने परसेंट लाभ पर, बी ने तो 115 में खरीदा था 115, अब इस पर क्या कर रहा है 20% का लाभ, यानी 115 का 20% लाभ कितना होगा, 115 का 20% लाभ होगा 1/5, यानी 6/5, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 6 18 और 6 दूनी 12, 12 13, यानी इसका जो अब इसका जो क्रय मूल्य है, इसका जो क्रय मूल्य है ना, ये आप इसका क्रय मूल्य होगा। अब इसने क्या किया, इतना में से बेच दिया। ठीक है। अब बोल रहा है ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था, 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपए का लाभ कमाया, यानी इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है यही तो लाभ के बराबर है। तो 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी सर जी मैं बोल सकता हूं कि ये जो 23 है, यानी ये जो 23 है, ये 23 बराबर, ये जो 23 है, ये 23 बराबर क्या है, ये 23 बराबर है 552, है ना। बोलो हाँ या नहीं, है ना। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 हो गया, 46 हो गया, 4 5 9, 23 चौके 92, यानी 1 यूनिट बराबर कितना निकल गया 24 रुपया। तो अब बोल रहा है ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 2400 रुपया, 100 बराबर कितना हो गया 2400 रुपया। तो ए ने वास्तव में कितना भुगतान किया था, 2400 रुपया की भुगतान की थी। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अयस्क में 25% सीसा है, 80 किलोग्राम सीसा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अयस्क में 25% सीसा है, ठीक है, 80 किलोग्राम सीसा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत होगी। तो अयस्क में 25% सीसा है,
ठीक है। एक अयस्क है जिसमें सीसा कितनी है, 25% है। 80 किलोग्राम सीसा पाने के लिए, 80 किलोग्राम सीसा, तो सीसा जो होगी, 80 किलोग्राम सीसा जो होगी पाने के लिए कितने ग्राम आइस की जरूरत होती, यानी जो 25% 80 किलोग्राम के बराबर है, 25% 80 किलोग्राम के बराबर है ना, चाहे कितने भी क्यों ना सीसा हो, कहीं भी सीसा हो, 25% के बराबर तो होगी। तो 1% बराबर मैं क्या बोल सकता हूँ, 1% बराबर 80/25। अब बोल रहा है कितने किलोग्राम आइस, यानी 100% आइस में सीसा है ना, यानी 100%, यानी 100% टेंस टू क्या हो जाएगा, 80/25 गुने 100, 25 चौके 60, 25 चौके 100, 8 चौक 32, यानी कितनी हो गई, 320 ग्राम। ठीक ना, 320 ग्राम एस की जरूरत है, किलोग्राम सॉरी। बेहद ही, देख रहे हो ना, एक क्वेश्चन आपको हार्ड मिल रही है तो दूसरी क्वेश्चन आपको इजी मिल रही है, यही बैलेंस लेके चलता है वो लोग। ठीक, देखो कॉस्मेटिक एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के विभिन्न ब्रांड है। दुकान में 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, बालों की सामग्री से होती है, ठीक है ना। 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही यानी हर 3 महीनों के बाद दुकान की बिक्री 15 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 15 लाख भाई साहब, 15 लाख, 3 महीने पर 15 लाख। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद से होने वाली, आप किसकी बोली, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद से होने वाली दुकान की प्रतिमा औसत बिक्री कितनी है। मैंने क्या बोला कि आपको एक इजी सवाल मिल रही है तो दूसरी आपको टफ सवाल मिल रही है, इसलिए आपको ना खुश होना है ना दुख होना है, बस आपको ये समझ के चलना है कि भाई एक इजी सवाल मिली है तो जरूर आपको दूसरी एक टफ सवाल मिलेगी जिसमें टाइम वेस्ट होगा। तो जो इजी सवाल है उसे बहुत जल्दी करने की कोशिश करें और वो समय आप दूसरे सवालों में दें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बालों पर कितने खर्च हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बालों पर कितने खर्च हो रहे हैं। मैंने बोला कि मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि यहाँ देखो बालों में कितने खर्च हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर जी बालों पर यहाँ पर कितने खर्च हो रहे हैं, बालों पर 50% खर्च हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर स्वच्छता पर कितने खर्च हो रहे हैं, स्वच्छता पर यहाँ पर खर्च हो रहे हैं यहाँ पर 40%। बोले चलो ठीक है, ठीक। और तिमाही में लाभ कितनी हो रही है, तिमाही हर तिमाही दुकान की बिक्री कितनी है, तो 15 लाख। तो यही तो मेरा 100% के बराबर है ना। तिमाही में जो लाभ हो रही है माने जो बिक्री हो रही है वो क्या है, 15 लाख के बराबर है। अब ये 15 लाख, हमें पूछा क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता में उत्पाद से होने वाली, सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता पूछा है ना, बस कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो 100% इक्वल टू मेरा, मैं यहाँ बोलूँ कि 100% इक्वल टू क्या है, 15 लाख के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर 40% यानी क्या पूछा है, व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी 40% इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी 15 लाख अपॉन, है ना, 15 लाख अपॉन 100 × 40, अरे ठीक है, और कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो दो जीरो से दो जीरो कट गई, है ना, दो जीरो कट गई, कितनी हो गई, 15 चौका 60, यानी यहाँ हो गई 15 चौका 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, यानी यहाँ पर हो गई आपकी 6 लाख, ठीक है। अब प्रति तीन तीन माह, आप क्या बोल रहे हैं, प्रति 3 माह व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है, औसत बिक्री कितनी है, यानी 3 माह में इतने की बिक्री होती है, 3 माह में इतने की बिक्री होती है, तो औसत बिक्री कितनी होगी, इसे क्या करना है, 3 से भागा दे देना है। अब जैसे 3 से भागा देंगे तो आप सभी को पता है कि कितनी हो जाएगी, 2 1 2 3 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका इक्याई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख रुपया हो जाएगा, यानी 2 3 2 5, 2 3 2 5, गलती हो रही है क्या, जीरो में, जीरो में गलती हो रही है, यहाँ पर लग रहा है मुझे 1 2 3 4, ओहो यहाँ जीरो में गलती हुई, सॉरी, जीरो में यहाँ पर गलती हो गई है। देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 15 चौका 60 तो इसका हो गया ना, फिर 1 2 3 4,
यानी 1 2 3 4। अब इसे मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी, तो 2 लाख रुपए प्रति माह आपकी इनकम होगी। समझ रहे हो, कुछ नहीं था सवाल, सवाल बेहद ही आसान सवाल था, बस इसके लैंग्वेज को समझना था और लैंग्वेज को समझ को आपको बनाना था। ठीक है डियर, तो आप ये बिल्कुल खुश ना हो कि एक बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, अब क्या करेंगे, नहीं, इसके क्वेश्चंस एग्जामिनर बेवकूफ थोड़ी ना है कि आपको एकदम लल्लन टॉप एकदम इजी सवाल दे देगा, नहीं, वो आपको बैलेंस करके देता है और इस बैलेंस को आप समझिए, इसके लिए सेट लगाना बेहद जरूरी है और हमारे चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि आपको मैं इसी तरह की प्रीवियस ईयर की बेहतरीन सेटों के साथ आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस वो लोग सेट करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में मिली। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? यानी कहने का मतलब आप तो गए थे 500 रुपया, है ना, 500 रुपए की दर से वस्तु गए थे, 3 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? आपने देखा यहाँ पर भाई साहब, 3 वस्तु का दाम तो हो जाएगा मेरा यहाँ पर 500 गुने कितना हो जाएगा 3, यानी 3 वस्तु की दाम जो हो जाएगी एक्चुअल में हो जाएगी 1500 रुपया। पर आपको 3 वस्तु किससे मिल रही है? 2 वस्तु खरीदने से 1 वस्तु तो छूट मिल रही है, 1 मुफ्त में मिल रही है ना? यानी आपको 2 वस्तु का दाम आपको कितना, 3 वस्तु का दाम कितना देना पड़ रहा है? 3 वस्तु का दाम आपको 1000 रुपए ही देना पड़ रहा है ना? क्योंकि आपको 3 वस्तु चाहिए, अब 2 खरीद रहे हो, 1 फ्री में मिल जा रही है, लेकिन 3 वस्तु आपको आपको कितना लगना चाहिए था? 1500, कितना लग रहा है? 1000, यानी आपको कितने की प्रॉफिट हो गई? तो सर जी आपको 500 की प्रॉफिट हो गई। किसके रिस्पेक्ट में? तो 1500 के रिस्पेक्ट में, है ना? 1000 के रिस्पेक्ट में नहीं, 1500 के रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो गया? एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया आपका, एक्चुअल में प्रॉफिट जो हो गया, ऐसे काटो तो ठीक रहेगा, ठीक ना? तो क्या हो गया यहाँ पर, ऐसे से ऐसे काट दो, अरे भाई साहब सब ठीक है। अब यहाँ कर दो, 5 एकम 5, 5 दिए 15। क्यों किया ऐसे मैंने? 1/3 इंटू 100 क्या होती है? वेरी सिंपल सर, आपने बता रखा है 33.33%, है ना? 1/3 इंटू 100 मैंने बता रखा है ना, 1/3 इंटू 100 क्या होती है? 33.33%। लो, सब चीज बता के रखी है, सब चीज सेट है, बस आप देखो तो सही, अब जाओ तो सही वहां पर, देखो अपनी बेसिक को ठीक करो, कंसेप्ट को ठीक करो, एक एक मॉडरेट टू हाई लेवल सवाल मैंने बना के रखी है, सारी वीडियो बनी हुई है, बस अब जाके देखो, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता अपने बेटे रामू सामू धामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7 5 9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है? ध्यान सुनो, धामू, धामू कौन है? ये रामू है, ये रामू है, ये क्या है? सामू है, और ये क्या है? धामू है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? यदि धामू को मिली, धामू कितनी? 9, राशि सामू से 120 अधिक है, सामू कौन है यहाँ, यानी 9 में से 5 गया कितना? 4, यानी 4 बराबर कितना हो गया? 120, 1 बराबर कितना हो गया? 30। तो बोला रामू कितनी मिली? रामू कितनी? 7, 7 बराबर कितना? 7 21, 210, हो गया, कहानी खत्म। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की कोई धनराशि दुगुनी हो जाएगी? मैंने चिक चिक के फाउंडेशन क्लास में बताया है कि n-1 RT अपॉन 100। अब दुगनी हो गई तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर t हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, t बराबर हो गया 10%। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 पुरुष या 4 महिला प्रतिदिन 480 रुपया कमाते हैं तो 5 पुरुष और 7 महिला एक दिन में कितनी आय करेगी? मैं बताऊं एकदम बेहतरीन तरीका बताता हूँ। 3 पुरुष 480 रुपया कमाते हैं, 3 मैन 480 रुपया कमाते हैं, इस तरह से निकाल लो। एक आदमी कितना रुपया कमाएंगे, है ना? एक आदमी कितना रुपया कमाएंगे? तो 3 एकम 3, 3 छके 18। फिर यहाँ पर एक वुमेन कितने, यहाँ पर ये रखी है कि 4 वुमेन, 4 वुमेन कितने रुपए कमाएगी? 480 रुपए कमाएगी। एक वुमेन कितना कमाएगी? तो यहाँ पर 160 कमाएगी।
है ना, सॉरी 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 रुपया हो ना, 12 चौका 48, ठीक है 120 रुपया। अब बोला 5 पुरुष 7 महिला, 5 पुरुष तो एक कमाते इतना, तो 5 पुरुष कितनी कमाएगी, 5 पुरुष कमाएगी यहाँ पर 16 पंचे 80, 800 रुपया। और यहाँ पर 7 महिला कितनी कमाएगी, 7 महिला कमाएगी 12 सत्ते 84, 840 रुपया, है ना। तो कितनी कमाएगी, जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो 8 8 16, 1640 रुपये। कितनी हो गई, 1640 रुपये। कुछ था क्या, एकदम सिंपल मेथड से मैंने क्वेश्चंस को बना दिया। अब आप लोग इसी क्वेश्चंस में पैनिक हो जाते हो, अरे सर जी यह है, ये है, वो है, कोई टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है ना। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बेहतरीन इस तरह के सेट के साथ आप जुड़े रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बस मस्त होके पढ़िए, अपने माँ पिताजी का नाम रोशन कीजिए, और पर बेहद मन लगाइए, क्योंकि आपकी सफलता जरूर मिले, ठीक है ना। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर, ठीक है ना। मैथ्स बाय मुकेश सर में आप जाइए, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, बेहद मन लगा के पढ़ाई कीजिए, फिर मिलेंगे एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।